तो विद्यार्थी, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th भारत संसाधन एवं उपयोग जियोग्राफी इसको शुरू करेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि देखिए यहाँ से शुरू होगा, ठीक है ना। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं और ये पार्ट 1 आपका है, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, पूरा क्वेश्चन के साथ हम ख़त्म करवा देंगे, पूरा लिखवा के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ। अच्छा, आपके मन में प्रश्न आता होगा सर इधर से कहाँ शुरू करिएगा। तो देखिए दोस्त, पिछला जैसे कि जब हम ऑफलाइन क्लास में शुरू किए थे ना, तो एक दिन पहले ही पढ़ा दिए थे, तो उसको इस नोट्स पे नहीं लिख पाए थे, जिसके चलते तो उसमें पॉइंट याद रखिएगा, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है ना। वही दो था। उसके बाद से ये आपका जितना भी होता है ना, कितना प्रकार का बांटा गया है संसाधन को, वो था। और उसके बाद पहले था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। इसका कथन किसने कहा था? जीमर मैन ने कहा था। ये बस इतना ही है, तो आप उसको बुक से देख के लिख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है ना। चलिए अब हम शुरू से शुरू करते हैं। ये आपका पहला ही क्लास है और हम यूट्यूब पे से वीडियो अपलोड कर दिए हैं वैसे बना के, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये यही से भी अपलोड करें ताकि आपको मज़ा से पढ़ने में आएगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बढ़ा लेते, ठीक है ना। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो भाई साहब 4, ठीक है ना। कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। होल्ड ऑन 4, ठीक है ना। कह रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हो सकते हैं। कुछ ज़्यादा ना हो गया बड़ा। पहले का स्वामित्व इसका होता है कानूनी अधिकार, ठीक है ना। क्या होता है? स्वामित्व से क्या होता है? कानूनी अधिकार होता है किसी का, ठीक। उस पर एग्जाम्पल की अगर हम आपसे बात करें, तो आपके पास खेत है, तो उस खेत पे आपका कानूनी अधिकार है ना। आप उस खेत का क्या करते हैं? लगान कटवाते हैं ना, चालान कटवाते हैं ना, रसीद पूछिएगा। अगर आपको पता ना होगा तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, वो कटवाते हैं खेत का रसीद, ठीक है ना। तो वही क्या है? आपका स्वामित्व का है। ये आपका कानूनी तरीके से है स्वामित्व। तो भाई साहब, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहले का है आपका व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन उसे कहते हैं कि देखिए कि जो संसाधन किसी एक व्यक्ति का होता है वही व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। ये हम कि एकदम पूरा छोटा छोटा लिख के लाए हैं ताकि आपको समझ में आता है। व्यक्तिगत संसाधन समझ आ गया। व्यक्तिगत संसाधन हम उसे कहते हैं जो किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका खेत है तो उस खेत में आप ही फसल रोपिएगा, इस खेत में दूसरा कोई फसल नहीं रोपेगा, ठीक है ना। सिर्फ आपका मन जो करेगा आप ही इस खेत में फसल रोपिएगा, दूसरा कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है, वही है व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा कहलाएगा सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन में देखिए वे संसाधन जिन पर पूरे समाज का समान अधिकार होता है, जैसे गांव का तालाब, सड़क, चरगाह, सरकारी स्कूल, ये सब क्या है? पूरे समाज के लिए है, ठीक है ना। यही है सामुदायिक संसाधन, यानी जिस पर पूरे समाज का अधिकार होगा, जिसका सब कोई इस्तेमाल कर सकता है, वो क्या है? सामुदायिक संसाधन, ठीक है ना। संसाधन आखिर संसाधन होता क्या है? संसाधन यह ऐसी चीज़ है ना, ये हमारे जीवन शैली को आसान बनाता है, ठीक है ना। इसको संसाधन को हम तकनीक के द्वारा बनाते हैं, तकनीक के द्वारा यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा संसाधन को बनाते हैं। संसाधन मनुष्य को सहायता करता है, बस वही संसाधन है। बस समझ में गया। एग्जाम्पल के लिए कि आपको कहीं जाना है तो आपके पास गाड़ी है ना, तो आपकी वो गाड़ी क्या है? संसाधन है, ठीक। संसाधन आपके जीवन को आसान बनाता है। तो आपको समझ में आ गया सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, यानी जो चीज़ जिन पर पूरे समाज का अधिकार होगा, ठीक है ना, जिसका सब कुछ इस्तेमाल कर सकता है। जैसे सरकारी स्कूल हो गया, ये पूरा समाज का है। एथी क्या बोलते हैं? पार्क हो गया, ये क्या है? पूरे समाज का है, सब कोई इस्तेमाल करता है ना। तालाब, कुआँ, ये सब क्या है? हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो आपका ये है, ये जो तालाब है, तालाब का है, कुआँ है ना, कुआँ ना, ये आपका व्यक्तिगत संसाधन भी हो सकता है। कैसे? पहले के ज़माने में ना दोस्त, लोग कुआँ अपना खुद खुनवाए थे, ठीक है ना। इधर किएगा, यानी व्यक्तिगत संसाधन उसे कहते हैं जिस पर सिर्फ उसी व्यक्ति का अधिकार हो, सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार हो, वो ये क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। और सामुदायिक जिसमें पूरे समाज का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन बोलते हैं।
राष्ट्रीय संसाधन कह रहा है कि जो संसाधन पूरे देश के होते हैं जिन पर सरकार का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रीय क्या, पूरा देश, जिस जो पूरा देश का होता है, जिस पर अधिकार किसका होता है, सरकार का होता है। सरकार किसकी होती है, जनता की होती है। ठीक है ना, ये क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो संसाधन किसी एक देश की सीमा में नहीं होते बल्कि सभी देशों के लिए समान रूप में खुले होते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए ध्यान से, अगर हम भारत का नक्शा बना देंगे कुछ इस तरह से, हम भारत का नक्शा है ना, तो इसके नीचे ये क्या है, समुंदर है, ये भी समुंदर है, ये भी समुंदर है। तो भाई साहब इस ये जो हमारा तट रेखा है, इस तट रेखा से ना 200 किलोमीटर तक ना जो एरिया रहेगा ना, यानी इस एरिया पर सिर्फ इसी देश का अधिकार रहेगा। और इस 200 किलोमीटर के तट से लेकर 200 किलोमीटर दूर के आगे के जो भी होगा वहाँ से, मतलब जो कुछ भी होगा ना उसमें पूरा देश का होगा, पूरा देश का, पूरा संपूर्ण विश्व का होगा। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कहने का मतलब ये है, देखिए ध्यान से, अगर हम भारत का नक्शा बनाते हैं दोस्त यहाँ पर, तो ये मान लीजिए कि इस बाउंड्री से लेके यहाँ तक 200 किलोमीटर दूर हो गया। ठीक है ना, तो पानी में नॉटिकल माइल जोड़ते हैं, क्या बोलते हैं, नॉटिकल माइल। यानी मुख्य भूमि से 200 नॉटिकल माइल समुद्र में जो क्षेत्र होगा ना, मान लीजिए इसमें द्वीप निकल गया, तो ये इस द्वीप पे किसका अधिकार होगा, ये 200 नॉटिकल माइल के अंदर में है, तो इसी देश का अधिकार होगा जिस देश का है। ठीक है ना, और इस 200 नॉटिकल माइल से आगे निकल गया द्वीप, तो इस पर किसका अधिकार होगा, तो ये इस पर किसी एक का अधिकार होगा, पूरे संपूर्ण का अधिकार होगा। ठीक है ना, पूरे जो वर्ल्ड है ना उसका अधिकार होगा। और ये वर्ल्ड देखेगा, वर्ल्ड से इजाज़त लिया जाए, जो बाहर संस्थाएँ हैं उनसे पूछा जाएगा कि देखिए हम इस पे हमको दे दीजिए, हम इसका रिसर्च करेंगे, तो वो दे सकता है आपको इस्तेमाल के लिए। ठीक है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो पूरे विश्व का होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। और सामुदायिक उसे कहते हैं जो पूरे समाज का होता है। और अंतर्राष्ट्रीय उसे कहते हैं जो किसी एक देश का होता है। और आपका व्यक्तिगत उसे कहते हैं जो सिर्फ उसी व्यक्ति का होता है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन आपको लिए कितना होता है, 4 होता है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसमें कोई शक नहीं। व्यक्तिगत संसाधन में किसका होता है, सिर्फ एक व्यक्ति का। सामुदायिक में किसका अधिकार होता है, पूरे समाज का। राष्ट्रीय में किसका होता है, एक देश का। और अंतर्राष्ट्रीय में होता है पूरे देश का। बात समझ में आ गया है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, पॉइंट कह रहा है, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन या वन्य जीव, सामुदायिक जीव राष्ट्रीय संसाधन है। यानी ये सब जो भी आपको चीज़ हम नाम सुने अभी, ये सब जितना भी मिल गया ना, ये सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है ना, यानी एग्जाम्पल की अगर बात देखिए, ये हमारा भारत का नक्शा है। ये हमारा भारत का नक्शा है। और इस भारत के नक्शा में क्या है, देखिए भूमि मिल गया, खनिज मिल गया, ये सब क्या है, जल मिल गया, ये सब क्या है, संसाधन, ये सब क्या है, ये भाई साहब राष्ट्रीय संसाधन है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नहीं है। अगर 200 किलोमीटर दूर के बाद मिलता है तो जिसका हमारा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है ना, यानी हमको बताइए कि तट रेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र को उसी देश का अधिकार होता है। ठीक है ना, इस तट से 200 किलोमीटर समुद्र क्षेत्र पर किसका अधिकार होता है, उसी देश का अधिकार होता है। यानी अगर ये भारत का नक्शा ऐसे है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 200 किलोमीटर है, तो इस 200 किलोमीटर अंतर्गत जो कुछ होगा ना, इसके जिम्मेवार कौन है, भारत है, ये देख रेख करता है। ठीक है ना, इसके अंदर कुछ भी मिल गया तो भारत का हो जाएगा, और इसके बाद मिल गया तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगा। पानी में नॉटिकल माइल बोलते हैं, ज़मीन पे किलोमीटर बोलते हैं। कह रहा है किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूर तक क्षेत्र का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम जानते हैं। यानी अगर हम बात करें, ये भारत का क्षेत्र है और यहाँ से 200 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस क्षेत्र को ना जानते हैं, ये क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, यानी इंग्लिश में EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ठीक है ना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र समझा गया। किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर को क्षेत्र क्या कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अब हम पढ़ लिए हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 भाग होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विकास के आधार पर संसाधन के कितने भाग होते हैं। ठीक है ना, विकास के आधार पर संसाधन के 4 भागों में बांटा गया है। पहला संभावित संसाधन, कह रहा है कि ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है ना, देखिए
भाई साहब ये एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर बात करें एग्जाम्पल, ये हमारा हिमालय का क्षेत्र है और अरावली पर्वत जो है ना, इसका खनिज तांबा जस्ता ये सब है। ये सब चीज़ें है ना, ये है ऑलरेडी पहले से, और हमको पता भी है कि यहाँ पर ये संसाधन है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है? पहले की बात, क्योंकि इस संसाधन को निकालने में कॉस्ट जो आएगा बहुत ज़्यादा आएगा। दूसरा बात, ये हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी ना है जिसके चलते हम इस संसाधन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको संभावित संसाधन बोलते हैं। ठीक है ना, जब हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी हो जाएगा तो हम उसको एथी कर सकते हैं। ये करें कि राजस्थान और गुजरात, देखिए अगर इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा पतला हो जाएगा। कहें कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावना है। राजस्थान और गुजरात अगर देखिएगा ध्यान से, राजस्थान और गुजरात का हवा है, तो अगर हमारा भारत का नक्शा कुछ इस तरह से, तो आपका राजस्थान गुजरात कुछ इस एरिया में, और इधर आपका अरब सागर है, इधर से हवाएं चलती है, तो इधर पवन ऊर्जा से आप बिजली तैयार कर सकते हैं। चाहे इधर एरिया में ना पहाड़ नहीं है, खाली एरिया है, मरुस्थल है, तो इस एरिया में गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है ना, बालू है तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसके चलते इस एरिया में ना पवन और सौर ऊर्जा का असीम संभावना है, और इस पर काम भी चल रहा है। ठीक है ना, कर है गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। गुजरात के किस पॉइंट में? भुज में। देखिए ध्यान से, ये हमारा कुछ इस तरह से गुजरात है। ठीक है ना, तो ये जो आपका एरिया है ना, इस ऊपर लोग कचकरण बोलते हैं, इस गुजरात ये भुज वाला है, तो इधर सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। देख लीजिए, ये आपका अरावली पर्वत है। ठीक है ना, और इस अरावली पर्वत से नदियाँ निकलती है, एक नदी निकलती है, इसका नाम है लूनी नदी, ये गुजरात के कच्छ में ख़त्म हो जाती है। और ये आपका साबरमती है जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। और ये आपका बनास है। ठीक है ना, चंबल नदी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर मिल जाती है, इसमें कोई शक। ये अरावली पर्वत के इस एरिया में, यहाँ पर एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है माउंट आबू, और इस माउंट आबू पर सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो गुरु शिखर का है। गुरु शिखर हाइट कितनी है? 1722 मीटर, यानी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है ना, हाइट कितनी है? 1722 मीटर। और यहीं पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर एज है। ठीक है ना, गुरु शिखर। सरकार कह रही है ना कि इस अरावली पर्वत को काट दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखिए कैसे काट दिया जाएगा। तो ये सोचिए, आपकी अरावली पर्वत है, थोड़ा सा रुक जाओ, ये आपकी कौन सी पर्वत है? अरावली पर्वत है। इस अरावली पर्वत के को इसको काट के हटा दिया जाएगा। देखिए जब ये अरावली पर्वत कटेगा ना, तो ध्यान दीजिएगा, तो इस अरावली पर्वत के इस एरिया में ना, ये जहाँ पर अरावली पर्वत है ना, अगर हम बात करें नक्शा बनाए ना दोस्त, अगर हम नक्शा बनाते हैं, तो ये जो हमारा जहाँ पर अरावली पर्वत है, इस एरिया में ना क्या है, उसको क्या बोलते हैं? मरुस्थल। ठीक है ना, बालू है, इधर से बालू को आता है ना उड़ के, तो यह पहाड़ ना रोक लेता है, साथ में गर्म हवाओं को भी अपना अंदर सोख लेता है। जब बारिश पड़ता है तो बारिश के पानी को लेकर ज़मीन के अंदर डाल देता है। ठीक है ना, बहुत सारा ये फायदा करता है। लेकिन ये जो है ना, सरकार बोल रही है ना कि जो पहाड़ी ज़मीन से अपने अगल बगल के क्षेत्र से, जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ठीक है ना, ये पहाड़ है, क्षेत्र से अगर 100 मीटर तक हाइट पर रहेंगे तो वो अरावली के हिस्सा माना जाएगा, और 100 मीटर से कम रहेंगे तो वो अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अरावली का जो पर्वत है ना, 90-95% कट जाएगा, क्योंकि 90-95% जो है हिस्सा ना छोटा हो गया 100 मीटर से। ठीक है ना, समुद्र से नहीं नापा जा रहा है, ज़मीन से नापा जा रहा है, अगर बगल ज़मीन से। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, ध्यान दीजिए, ये जो ज़मीन है, ठीक है ना, और ये है, तो मान लीजिए अगर इसका इस पहाड़ का मुख्य भूमि तो ये है, लेकिन इसका बोले हम यहाँ से नापेंगे तो ये होगा ना, आ पाएगा। ठीक है ना, तो सरकार इसको बोले काट देंगे। तो ये काटने से क्या फायदा होगा? तो पहले का बात, तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, ये जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा जो एरिया है ना, इस एरिया में कहा जाए बालू जम जाएगा, हर जगह मरुस्थल बन जाएगा, उधर गर्मी खूब पड़ेगी, पोल्यूशन खूब बढ़ेगा। ठीक है ना, तो देख लीजिए, साबरमती नदी से अरावली पर्वत से 3 नदियाँ निकलती है। लूनी जो है ना, गुजरात के कच्छ के रण में ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, ये हमारा देखिए इस तरह से, ये गुजरात है, ये कुछ इस तरह से गुजरात है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, इसको हम गुजरात में कच्छ का रण बोलते हैं। तो लूनी नदी आती है, इसी में ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, देखिए विकसित संसाधन, विकसित संसाधन कि जो संसाधन काम में इस्तेमाल हो रहा है, उसे वही
जो आज के डेट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये सब क्या है, विकसित संसाधन है। विकसित संसाधन में कौन आएगा, वह संसाधन जो संसाधन काम में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, वो क्या है हमारा विकसित संसाधन। जैसे में कोयला, ये हमारा इस्तेमाल हो रहा है ना, ये विकसित है। लोहा, ये सब इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, विकसित संसाधन। जो संसाधन इस्तेमाल हो रहा है ये सब क्या है, विकसित संसाधन है। और भंडार संसाधन उसे कहते हैं कि मौजूद है पर अभी उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, भंडार संसाधन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जब भाई साहब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको ले सकते हैं। अभी हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है, जिसके चलते हम इसको नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना। जब ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी हमारे पास होगी, तो हम इसको भंडार संसाधन को इस्तेमाल करेंगे, पहाड़ों में से निकाल के, चाहे जो भी कदम होगा। एग्जाम्पल के लिए, ये जो देखिए जल है ना, जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा ना, तो ये जल बनेगा नहीं। H2 वो फार्मूला होता है हाइड्रोजन का, ठीक है ना, जल का। तो H जो हाइड्रोजन होता है 2% होता है और ऑक्सीजन 1% होता है, तो H2 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा ना तो गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा ना तो पानी बन जाएगा। बस में आ गया, भंडार संसाधन की जगह मौजूद है पर अभी उपयोग नहीं किया जा सकता है। जल हाइड्रोजन का ही बताइए भी किए कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। अगला करेंगे संचित कोष संसाधन, करेंगे वैसे संसाधन जिनको सरकार समाज भविष्य के लिए बचा कर रखता है या सीमित उपयोग करता है, ये क्या है, संचित कोष संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। यानी भाई साहब आप इस्तेमाल कीजिए लेकिन उसको बचा कर रखिए भविष्य के लिए, तो ये क्या है, संचित कोष संसाधन है। इसका मतलब क्या है, बांध में भविष्य के लिए पानी बचाया कर रहा है। जैसे में एग्जाम्पल में, बांध में भविष्य के लिए जमा किया गया पानी, ठीक है, भविष्य के लिए पानी जमा किया जाएगा। अगर बांध में पानी जमा करें तो क्या होगा, पहले की बात अगर हम आपसे बात करें, देखिए ध्यान से कि ये देखिए, ये मान लीजिए कि एक नहर आ रही है, ठीक है ना, ये नहर जा रही है और ये यहाँ पर हम एक बांध बना दिए। जब बांध बना दिए तो इस एरिया में भाई साहब पानी खूब होगा ना, ठीक, इसको हम बचा के रख दिए, रोक दिए, ठीक है ना। दूसरा बात, जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगा तो अगर हमको यहाँ से पानी तो अपने मन से छोड़ेंगे ना, अपना मन से पानी तनी तनी जाता रहेगा इधर इस एरिया में, इधर हम पानी बचा के रख देंगे। अगर हम हमको मन करेगा इस एरिया में नहर निकालने के लिए, तो यहाँ से हम नहर निकाल देंगे, इधर नहर निकाल देंगे, ठीक है ना। इस नहर से क्या करेंगे, इस बांध से पानी इधर निकाल देंगे, इधर जाएगा, इसे खेती में इस्तेमाल करेंगे। इसे यहाँ पर टर्बाइन लगा देंगे, यहाँ पर बिजली तैयार करेगा इस एरिया में आके, ठीक है ना। इसमें मछली पाल सकते हैं, इसका बहुत इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, संचित संसाधन है, इनको भविष्य के लिए बचा कर रखा जाए, ठीक है ना। सरकार और समाज बचा कर रखती है, क्या है हमारा, संचित कोष संसाधन। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संसाधन नियोजन कैसे कहते हैं, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधन का इस्तेमाल कैसे करना है वही आपका क्या है, संसाधन नियोजन। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोयला एवं खनिज का प्रचुर भंडार है, ठीक है ना। ये जो राज्य है, कोयला और खनिज का सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है, कोयला और खनिज कहाँ मिलता है, तो भाई साहब झारखंड और मध्य प्रदेश में। और आपका झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या होता है, कोयला अधिक है। और बिहार में सबसे ज़्यादा कुछ है तो क्या है, चूना पत्थर, क्या है, चूना पत्थर और पाइराइट, ये क्या है, बिहार में है, बहुत मात्रा में मिलता है। और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन है, यानी कहने का मतलब ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है। देख लो, ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है ना। तो इस एरिया में आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, तो इधर जल की मात्रा अधिकांश होता है। तो भाई साहब इस एरिया में जल की मात्रा अधिकांश है। वही एक भारत का नक्शा देख लीजिए, यहाँ से देखो कुछ इस तरह से भारत का नक्शा है, ठीक है ना। और इस एरिया वाला जो ई वाला एरिया है, इधर ना पानी की मात्रा बहुत कम है, इस एरिया में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब बताइए, कहीं हमारे देश में कोई ऐसा राज्य है जहाँ पर नो कोई संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है, तो कोई ऐसे राज्य जहाँ पर संसाधन है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीन आप याद करना, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ पर क्या होता है, कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। और बिहार में चूना पाइराइट, चूना पत्थर पाइराइट पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन ज़्यादा है। कह रहा है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, परंतु ये राज्य जल संसाधन में अति गरीब है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई साहब गर्मी और हवा राजस्थान में अधिकांश मात्रा में है, ये दोनों से अपना इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन पानी की मात्रा कम है। अगला पॉइंट करें कि लद्दाख को
लद्दाख को शीत मरुस्थल कहते हैं। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। कहने का मतलब यह शीत मरुस्थल उससे कहते हैं कि जहाँ ठंडा प्रदेश होता है और वहाँ पर ज़मीन वमीन पे खेती होती ना होता है, सिर्फ ओस पर सिर्फ बर्फ़ जमा होता है, उसके आते शीत मरुस्थल कहते हैं। वो एरिया ठंडा होता है। अगला कह रहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है ना। ये कथन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। उसी तरह से ये सब क्या है दोस्त? ये सब संसाधन बचाने के लिए, संचित को करने के लिए सब चलाया गया आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मेघा पाटिकर द्वारा चलाया गया था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था। ये आपका देखो ये वाला है संचित जल, वर्षा जल संचयन कर कृषि। ठीक है ना। वर्षा जल कह रहा है कि वर्षा जल संचयन कर कृषित भूमि का विस्तार, यानी इसका यह किसने? संदीप पांडे चलाया था। यानी जब छत पे जब बारिश पड़ता है ना तो बारिश के दिन में वर्षा के पानी को ना एक जगह होगी इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करने के बाद ना उसका आप खेती में इस्तेमाल कीजिए। यही है वर्षा जल संचयन कर। क्या चलाया था? तो संदीप पांडे। ठीक है ना। देखिए डाकू की अर्थव्यवस्था, रोबरी इकोनॉमिस्ट। डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं कि यह एक गैर कानूनी अपराध और आधारित अर्थव्यवस्था है जो डकैतों द्वारा चलाई जाती है। ठीक है ना। यह सरकार के खिलाफ होती है। इसमें घाटा किसका होता है? तो जनता का, आम नागरिक की घाटा होता है। अगर डाकू आएगा तो भाई साहब लूटने के लिए आएगा, क्योंकि उसका मुख्य एथी एक ही है कि हमको जीना है और जो हमारा टीम मेंबर है उसको भी पैसा देना है। तो उसको पैसा देने के लिए क्या लूटना करेगा? इसमें परेशान कौन होगा? जनता नहीं होगा। तो डाकू का अर्थव्यवस्था क्या है? यह गैर कानूनी है। ठीक है ना। यह अर्थव्यवस्था डाकू द्वारा चलाई जाती है। ना दीजिएगा तो आपको मार दिया जाएगा। अगर हम आपको बात करें तो हम आपको पढ़ाए थे इतिहास में, आपको नहीं 10th में, हम लोग 12th में आप जाइएगा ना तो जब खेती का विस्तार हो रहा था ना तो जानते हैं दिन के समय में ना राजा के आदमी आते थे टैक्स लेके चले जाते थे, और रात के समय में ना डाकू हुआ था लूट लेता था। तो लोग इन चीज़ों से बचने के लिए, टैक्स ले और डाकू से बचने के लिए लोग जंगल में जाकर रहने लगे। ठीक है ना। कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सबसे पहले स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था। ठीक है ना। पर्यावरण बचाने के लिए सबसे पहले एक मीटिंग हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में। ठीक है ना। ये कब हुआ था? 1932 में। उसको बोलते हैं विश्व शिखर सम्मेलन। क्या बोलते हैं? विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था। ठीक है ना। इसी शिखर सम्मेलन में निकला ना कि 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बताइए प्रश्न पूछेगा किस शिखर सम्मेलन से भाई साहब 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं? तो ये आपका स्टॉकहोम सम्मेलन से। ठीक है ना। पहला स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वहीं 1972 में, उसी में। और स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। ठीक है ना। स्वीडन की राजधानी में हुआ था। कह रहा है कि संसाधन के संरक्षण हेतु सबसे पहले 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। ठीक है ना। संसाधन को यानी संसाधन को बचाने के लिए सबसे पहले कोई एथी किया था, मतलब कि आगे कि भाई इसको बचाया जाए तो कोई होगा ना। तो क्लब ऑफ रोम किया था। कब किया था? 1968 में इसकी देख रेख की थी। 1974 में ये है आपको बुक में 74 दिया है तो इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन 1973-74 दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना। इन दोनों में कंफर्म डेट नहीं पता है। 1973-74 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक निकली थी जिसका नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है ना। तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल जो पुस्तक है सुमशेर की कब प्रकाशित हुई थी? 1974 में। आपके बुक में दिया है लेकिन 1973 हो गया। तो यानी 1973-74 में से जो भी दिएगा आप उसको मार दीजिएगा। ठीक है ना। शमशेर की पुस्तक का नाम क्या था? स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1974 या फिर 73 में। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में गांधी जी के विचार कुछ हुए थे। जो गांधी जी के विचार था पर्यावरण बचाने के लिए, पर्यावरण से संबंधित, इस विचार को छापा गया था। ठीक है ना। किस बुक में? तो आपका स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में। और क्या करा है? ब्रॉडलैंड आयोग। क्या करा है? ब्रॉडलैंड आयोग करा कि इसकी स्थापना 1983 में हुआ था। और किसके द्वारा होता है? यूएन द्वारा होता है। यूएन द्वारा होता है। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हुआ था। क्यों हुआ था? तो 1970-80 के दशक में दुनिया भर में पर्यावरण और विकास के मुद्दे गंभीर हुए थे। यानी पर्यावरण और विकास होता है ये सब, मतलब इसका चरम उत्कर्ष से पहुँच गया था। तो जिसमें प्रदूषण अधिक हो गया था, वनों की कटाई अधिक हो रही थी, ऊर्जा इस सब का अधिक हो रहा था दोहन। इसीलिए ब्रॉडलैंड आयोग बनाया गया। और इस ब्रॉडलैंड आयोग का
बनाएगा ना, स्थापना 1983 में होता है, ठीक है ना, यूएन के द्वारा। और जो इसका अध्यक्ष थे ना, उनका नाम था ग्राएड ब्रॉटलैंड, जो नॉर्वे के मंत्री थे, ठीक है ना। इसीलिए इन्हीं के नाम पे ना ब्रॉटलैंड आयोग बोल दिया, यही अध्यक्ष थे ही, इसीलिए बोल दिया ब्रॉटलैंड आयोग, ठीक है ना। तो ग्राहेड ब्रॉटलैंड ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, ये भाई साहब ब्रॉटलैंड आयोग के अध्यक्ष थे। फिर रिपोर्ट आया था आवर कॉमन फ्यूचर नाम से, कहा था आवर कॉमन फ्यूचर नाम से रिपोर्ट आया था 1987 में, ठीक है ना। इसी में का बड़ा सतत विकास के अवधारणा पर, इसी रिपोर्ट के अनुसार आवर कॉमन फ्यूचर रेट में सतत विकास की अवधारणा को दिया गया था। सतत विकास किसे कहते हैं, कहा देखिए, सतत विकास हम उसे कहते हैं यानी आज की ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों को ऐसे उपयोग करो कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका इस्तेमाल कर सकती है। कहने मतलब ये है कि देखिए, आप संसाधन का इस्तेमाल कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना ही कीजिए जितना आपको ज़रूरत है। आप भाई बचा के तो रखिएगा ना आने वाली पीढ़ी के लिए, तो वो सब क्या कहेगा, ये सब क्या किया था, बस में गया, जैसे में जंगल हो गया, पानी हो गया, जीव जंतु हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब बचा के रखना चाहिए। देखिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो आपका रियो डी जेनेरियो में होता है, ब्राज़ील में। कहाँ पर होता है, ब्राज़ील में होता है, ये 1992 में होता है। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में होता है 1997 में। इस पहला पृथ्वी सम्मेलन में जो कमी थी सुधारने के लिए दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1997 में, ठीक है ना, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग यानी साउथ अफ्रीका में होता है, ये 2002 में हुआ था। बस में गया। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब होता है, 1997 में न्यूयॉर्क में। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब होता है, जोहान्सबर्ग में, और साउथ अफ्रीका में, और 2002 में होता है, ठीक है ना, पृथ्वी सम्मेलन। इसकी तारीख देख लेते हैं, पहला पृथ्वी सम्मेलन कितने तारीख को हुआ था। देखिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजन कब हुआ था भाई साहब, 3 से लेकर 14 जून तक। कब होता है, 3 से लेकर 14 जून तक 1992 में हुआ था। कब होता है, 1992 में, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना। कितना देश भाग लिए थे इसमें, तो 178 देश भाग लिया था पहला पृथ्वी सम्मेलन में। इसमें बातें क्या हुई थी, पहली का बात ग्लोबल वार्मिंग हुई थी, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए बात हुई थी, वन को रक्षा करने के लिए बात हुई थी, जैव विविधता की बात हुई थी, और कार्यकर्ता एजेंडा 21 की बात हुई थी। इन सब विषयों के इस पृथ्वी सम्मेलन में बात होता है। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 23 से लेकर 27 जून 1997 में न्यूयॉर्क में होता है। 23 से लेकर 27 जून, कब तक, 23 से लेकर 27 जून तक दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहता है, क्योंकि ये भाई साहब जो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना 1992 में, तो 92 प्लस कितना है, 5 दूसरा यानी 9, यानी 1997, यानी इस सम्मेलन को 1992 वाला सम्मेलन में सुधार करने के लिए जो दूसरा सम्मेलन होता है पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में 1997 में, ठीक है ना, इसको +5 सम्मेलन भी कहते हैं। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन का कि आयोजन 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक 2002 में होता है। कहाँ पर, तो जोहान्सबर्ग में होता है। जोहान्सबर्ग कहाँ होता है, अफ्रीका में होता है। इसमें कितना देश भाग लिए थे, तो 2000 देश भाग लिए थे। बस में समझ में आ गया। यानी पहला पृथ्वी सम्मेलन में देश 178 भाग लिया था, लेकिन तीसरा पृथ्वी सम्मेलन में 2000 से अधिक लोग भाग लिए थे। यानी कहने मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, जापान में एक जगह है जिसका नाम है क्योटो, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी सम्मेलन हुआ था, क्योटो सम्मेलन में। इसमें कब होता है, दिसंबर 1997 में होता है, ठीक है ना। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए इस क्योटो ये जो हुआ था ना जापान में, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए इस सम्मेलन को रखा गया था क्योटो में, जापान राजधानी है, ठीक है। इसमें जब ये पृथ्वी सम्मेलन में जो हुआ था, ये आपका क्योटो सम्मेलन, तो भाई साहब ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए होता है। दूसरा बात, कितना देश भाग लिया था इसमें, तो 153 को देश भाग लिया था। को देश भाग लिया था 159 को, 53 नहीं 159 है, ठीक है ना। यानी 159 को देश इस क्योटो सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है ना। इस क्योटो सम्मेलन में 6 गैस पे बात होता है। कौन कौन 6 गैस है जिस पे बात होता है भाई साहब, पहले का CO2, दूसरा मीथेन, तीसरा N2, चौथा HFC, पाँचवा फ्लोरोकार्बन, छठवा सल्फर हेक्साकोलाइड, ठीक है ना। ये 6 गैसों पे बात होता है। बोला गया था ना कि यही 6 जो गैस है ना हमारे पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग में मतलब इसका योगदान है। तो सभी देश सहमति में हाँ है, तो चलिए कितना कम किया जाए,
तो ये जो आपका देश है ना यूरोपीय संघ, ये यूरोपीय संघ जितना यूरोपीय महाद्वीप है ना, ये बोला कि हम 8% कम कर देंगे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका बोला हम 7% कम कर देंगे, और जापान बोला हम 6% कम कर देंगे। तो ये जो 6 गैसों के नाम लिए, ये 6 सभी गैस 6 गो थे, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार थे। और ये आपका क्योटो सम्मेलन में इसी गैसों पे बात चला था। ठीक है ना। तो ये सब देश जितना हम नाम बोले, ये देश इतना इतना % कम कर दी। तो उसका अगला कह रहा है कि नोट में इसे माट्रियाला समझौता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे माट्रियाला समझौता, यानी 1987 का विस्तार भी माना जा सकता है। माट्रियाला समझौता किसे कहते हैं? तो क्योटो सम्मेलन को क्या कहते हैं? क्योटो सम्मेलन को क्या कहते हैं? माट्रियाला समझौता कहते हैं। फिर इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। क्योटो सम्मेलन को किस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस। कौन सा? ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। फिर प्रथम, फिर या ग्रीन हाउस सम्मेलन, ठीक है ना, विश्व पर्यावरण सम्मेलन या फिर ग्रीन हाउस सम्मेलन, ये आपका था। ये आपका खत्म हो गया टॉपिक। अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन आंसर इसका देख लेते हैं। चैप्टर पार्ट 1 था, खत्म हो गया। ठीक है ना। इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कह रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसका ये नहीं, क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहा है प्रश्न कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो साथियों, अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है ना। नवीकरणीय उसे कहते हैं जो जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सोलर प्लांट, इसे हम बिजली दोबारा बना सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ये पुनः प्रतियोगी संसाधन है। ठीक है ना। पुनः प्रतियोगी यानी दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर। ठीक है ना। कह रहा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है यानी संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। कह रहा है अगला पॉइंट, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितने किलोमीटर क्षेत्र का राष्ट्रीय संपदा नीति है? था 119.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। ठीक है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न अब आते हैं हम लोग। करेंगे संसाधन को परिभाषित कीजिए। करेंगे, देखिए, संसाधन वे सभी प्राकृतिक, मानव निर्मित या मानव वस्तुएं है, मानव संबंधित वस्तुएं, गुण, साधन और सेवाएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास में उपयोग हो तथा उनका उपयोग तकनीक और ज्ञान के द्वारा होता है। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन उसे कहते हैं कि भाई साहब जो मनुष्य को हेल्प करता है। ठीक है ना, साथ मदद करता है और साथ में तकनीक और ज्ञान के द्वारा होता है, तो संसाधन कहते हैं। कह रहा है कि संभावी एवं संचित कुछ संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संभावी संसाधन। ठीक है ना। देखिए, संभावित संसाधन से कहते हैं कि वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद तो है, परंतु तकनीक, पूंजी या ज्ञान की कमी के कारण अभी तक उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे में राजस्थान में पवन ऊर्जा, गुजरात में सौर ऊर्जा, ये सब मौजूद है पहले ही से, लेकिन इसका टेक्नोलॉजी के चलते हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब हो रहा है उपयोग, गुजरात में लग रहा है सोलर प्लांट। ठीक है ना। यह आपका संचित को संसाधन, वे संसाधन जिनका अस्तित्व ज्ञात है और हम उनके हम गुण भी जानते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव या लागत अधिक होने के कारण ये उनका उपयोग अभी संभव नहीं। यानी संचित संसाधन से कहते हैं हमको पता है कि इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये होगा, ठीक है ना, लेकिन अभी उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। अगर पैसा है भी तो उतना टेक्नोलॉजी नहीं। ठीक है ना। ये संचित को संसाधन है। जैसे पृथ्वी की गहराई में छुपा हुआ है रेडियोधर्मी, हाइड्रोजन की ऊर्जा, ये सब क्या है? संचित को संसाधन है। तीसरा प्रश्न करेंगे संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। ठीक है ना। तो करेंगे संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, देखिए पॉइंट में हम लिखिए। पहल क्या है कि क्षेत्र के संसाधनों के प्रकार, मात्रा एवं वितरण का ज्ञान। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई साहब किस क्षेत्र में कितना संसाधन की मात्रा है, उसका प्रकार क्या है, कितना उसका कैसे क्या किया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद संसाधनों के संतुलित व उचित उपयोग में सहायता, दुरुपयोग और अधिक दोहन को रोकने में सहायक, संसाधनों का संरक्षण, विकास और प्रबंधन का आधार, योजना निर्माण और आर्थिक विकास में उपयोगी। ये सब क्या है? संसाधन को बचाने का तरीका है। चौथा प्रश्न कह रहा है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका स्पष्ट करें। यानी टेक्नोलॉजी का क्या महत्वपूर्ण है संसाधन निर्माण में। तो कह रहा है कि
तकनीक के बिना संसाधनों का विकास संभव नहीं है, यानी टेक्नोलॉजी के बिना संसाधनों का विकास संभव नहीं है। तकनीक ही प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोगी संसाधन में बदलती है। बस समझ गया? कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास तकनीक यानी सोलर प्लांट की तकनीक ना रहता हमारे पास, तो सूरज की गर्मी से हम लोग कभी बिजली तैयार कर पाते हैं? जो भी होता है अपना करने के लिए कर पाते, उसका ना कर पाते। तो हमारा तकनीक के सहारा ही होता है ना, तो तकनीक के सहारा ही प्राकृतिक वस्तुओं का संसाधन में उपयोग करते हैं। मुख्य बिंदु देखिए, उपयोग वस्तुओं को उपयोगी संसाधन बनाती है। जैसे कच्चे तेल और तकनीक से पेट्रोल डीजल में बदलाव, ये सब क्या आता है? तकनीक के द्वारा होता है ना। कह रहा है कि दूसरा है कि समय और श्रम की बचत, यानी समय भी कम लगता है और वैसा मेहनत भी कम लगता है। काम जल्दी होता है और आसान होता है और मजबूत होता है, बढ़िया होता है। फिर नई नई खोज और नवाचार कराती है। उसके बाद क्या होता है? नई तकनीकों ने नए संसाधन विकसित होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी रहेगा तब ना कुछ कर पाइएगा। करे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, करे कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न है आपका। तो प्रश्न में आंसर होगा सतत विकास का अर्थ। सतत विकास अगर किसे कहते किसे, तो करे कि ऐसा विकास जिसमें आज की ज़रूरत पूरी हो, ठीक है ना, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन ना खत्म हो। यानी सतत विकास उसे कहते हैं कि भाई साहब आप उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना आपको ज़रूरत है, ज़्यादा इस्तेमाल मत करिएगा, ताकि भविष्य के बचा के लिए भी रखना है। संसाधन विकास में इसकी आवश्यकता है, यानी सतत विकास है इसका। संसाधन विकास में क्या इसकी आवश्यकता है, क्या है? पहल का है भाई साहब कि तो संसाधन सीमित है, इसलिए उनका संतुलित उपयोग करना जरूरी है। ये हाँ, ये कुछ ही है, लेकिन हमको इसे अच्छा सही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, पेड़ पौधे, मिट्टी, जल और वन्य जीवों का संरक्षण होता है, ठीक है ना। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को प्रयोग बढ़ाता है। साथ ही साथ प्रदूषण, जंगल कटाई और मिट्टी क्षरण कम होता है। उसके बाद विकास के साथ साथ पर्यावरण और समाज दोनों सुरक्षित रहते हैं। सतत विकास करेंगे। सतत विकास संसाधनों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। बस समझ में आ गया है? जितने आप संसाधन को बचाइएगा वो आपका सतत विकास में जाएगा। और सतत विकास के चलते ना आज जो संसाधन है ना बचा हुआ है, ये आने वाले जनरेशन के लिए रखा गया है। प्रश्न दूसरा हमारा कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों को लिखिए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 रूप होते हैं। पहले का व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन उसे कहते हैं जिन पर किसी एक परिवार का निजी अधिकार होता है, जैसे खेत, मकान, कुआं, ये हो गया। सामुदायिक उसे कहते हैं जिन पर पूरे समाज का अधिकार होता है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय संसाधन उसे कहते हैं जो सिर्फ एक राष्ट्र का अधिकार होता है, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय उसे कहते हैं भाई साहब जिन पर पूरे देश का अधिकार होता है, किसी एक देश का ना होता है, ठीक है ना। जो किसी एक देश के अधिकार में से बाहर होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियंत्रण में होते हैं, जैसे खुले महासागर, अंतर्राष्ट्रीय। ये सब क्या है? ये आपका खत्म हो गया। लीजिए, भूगोल खत्म। भूगोल का जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला, रुकिए हम आपको दिखाते हैं कौन से एरिया हम बताना चाहते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें तो भाई साहब ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये वाला एरिया, ये इस एरिया में अधिकांश मात्रा में पानी है। तो इस एरिया में अधिकांश मात्रा हवा है, तो इधर पानी ज़्यादा है, तो इधर पानी है ही नहीं। इस एरिया में शीत मरुस्थल है, ठीक है ना। इधर ये सांस्कृतिक रूप से विरासत में धनी है। ये आपका झारखंड हो गया, झारखंड हो गया ये वाला, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया। इस एरिया में जो कोयला अधिकांश मात्रा में होता है, ठीक है ना। तो आपका ना ये चैप्टर 1 जो भौगोलिक खोज का है, 9th क्लास चैप्टर है। संसाधन जो है ना, ये 1 खत्म हो गया, पार्ट 1 से खत्म हो गया और पार्ट 2 इसका शुरू करेंगे, ठीक है ना। जहाँ तक क्वेश्चन था हम सब क्वेश्चन से करवा दिए, ठीक।